नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत आपके अपने YouTube चैनल और आपकी अपनी क्लास सारस्वत क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का भौतिक विभाग या फिर राजस्थान के भौतिक विभाग या फिर राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा 2024 स्टेनोग्राफर में तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट ले ही रहा है, लेकिन साथ ही आरपीएससी हो या आरएसएम एसएसबी के सभी एग्जाम जिसमें भी आपके राजस्थान आएगा, या फिर अगर आप देते हैं कोर्ट के कोई एग्जाम देते हैं, या फिर आप रोडवेज के एग्जाम देते हैं, नगर निगम के एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो ये पार्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। राजस्थान, अगर आप राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब के सपने ले रहे हैं तो ये पार्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और दोस्तों, यहां पर मैं ये भी गारंटी दे रहा हूं कि इस चैप्टर को मेरे से पढ़ने के बाद में आपने अब तक पता नहीं कितनी किताबों में से, कितने वीडियोस में से आपने इस पार्ट को पढ़ा होगा, लेकिन आज के इस पार्ट के पढ़ने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जिस तरीके से मूवीज अपन देखकर आते हैं और ऐसे अपन कहते हैं कि यार केजीएफ मूवी तो बहुत शानदार थी, यहां से तो अपन मतलब एक दिल खुश करने वाला वीडियो जो होता है वो ये आपके लिए होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लगातार देखते हुए चले और अपने नोट्स जरूर बनाते हुए चले। तो यहां पर दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, हम पहले नाम लेंगे प्रोफेसर वीसी मिश्रा का। प्रोफेसर वीसी मिश्रा। अब प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने क्या किया था, राजस्थान का भूगोल नामक किताब में राजस्थान का सबसे पहले भौतिक प्रदेशों का विखंडन किया था। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, राजस्थान का भूगोल। कौन सी बुक निकाली थी इन्होंने, राजस्थान का भूगोल। कब निकाली थी, 1968। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि राजस्थान का भूगोल सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में किसने बांटा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। ठीक है, अब राजस्थान को 4 भागों में डिवाइड किया गया है और मेन डिवाइड क्या किया गया है, एक तो दोस्तों हमें किया गया है रेगिस्तान मरुस्थल भाग, दूसरा भाग है पर्वतीय भाग, तीसरा भाग पठार और चौथा भाग मैदान। और इन चारों ही के बारे में हम और डिटेल से भी यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मरुस्थल जो पार्ट होता है, हम मरुस्थल को लेंगे, उसके बाद पर्वत को लेंगे, पर्वत के बाद में हम लेंगे जो पठार होते हैं, प्लेट्स होती हैं, और फिर मैदान को हम इसके बाद लेंगे। अब ध्यान दीजिए यहां पर दोस्तों, आप ये जो पार्ट देख रहे हैं राजस्थान का, ये लगभग 61% के आसपास का ये पार्ट जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये देखिए, ये पूरा का पूरा आपके मरुस्थल के अंदर आता है, जिसको हम थार मरुस्थल भी कहते हैं। तो ये 61% का हिस्सेदारी रखता है और ये थार मरुस्थल है। इसके बाद यहां पर आप जो दोस्तों ये देख रहे हैं, ये आपका जो पार्ट है ये अरावली पर्वतमाला है, मतलब जो हमारा सेकंड पार्ट था, पर्वतों का पर्वत है। उसके बाद जब ये आप जो ये वाला व्हाइट वाला पार्ट देख रहे हैं, ये आपका मैदानी भाग है, मतलब तीसरा पार्ट। और ये जो आपका चौथा पार्ट आप यहां से ये देख पा रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक सा जो भी है, तो ये दोस्तों आपका कहलाता है ये आपका मैदानी भाग हो गया और ये पठारी भाग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 भागों में डिवाइड होता है। और कोई भी मैप की चीज या ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बिल्कुल जरूरी है। तो आप इस चीज को भी एक बार देख लीजिए। नॉर्थ होता है ऊपर, अप की ओर, ऊपर की ओर जो भी होगा वो नॉर्थ होगा। जब भी हम मैप लेंगे इस तरीके से, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, हमेशा नॉर्थ होगा। और ऊपर अगर नॉर्थ है तो नीचे क्या होगा दोस्तों, ऑब्वियसली साउथ होगा। और यहां पर ये हो गया वेस्टर्न और ये हो गया ईस्टर्न, मतलब पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैप देखना है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं दोस्तों, क्योंकि जब भी भौतिक विभागों की बात आएगी तो हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझना होगा। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देने वाले थे वैगनर, जो कि जर्मनी के थे। और इन्होंने 1912 में वैगनर सिद्धांत इसको कहा जाता है। वैगनर सिद्धांत के बारे में मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आपने दोस्तों कभी भी अपन जब बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स पढ़ने में हमें पेंथालासा ओशियन महासागर का नाम सुना होगा, पेंथालासा और पेंजिया के बारे में। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये पेंथालासा और पेंजिया चीज क्या है। देखिए दोस्तों, पहले जब स्टार्टिंग में ये धरती बनी थी
तब ये पूरा का पूरा जो भूभाग है वो एक साथ जुड़ा हुआ था। जैसे आज सब अलग अलग है, जो आज का नक्शा आप देखते हैं वर्ल्ड का, तो ये सब अलग अलग बना हुआ है, लेकिन ये पहले पूरा एक भूभाग था और बाकी पूरा कंप्लीट समुद्र हुआ करता था। ठीक है, तो यहां पर ये जो भूभाग है इसको हम कहते थे पेंजिया, और जो समुद्र होता था उसको कहते थे पैंथालासा। ठीक है, पहली बात ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, आपने कभी कभी सुना होगा ये अंगारा लैंड का पार्ट है, ये गोंडवाना का पार्ट है, ये क्या है चीज है, तो सुन लीजिए। पेंजिया कहते थे हम, जो पूरा भूपटल था उसको हम पेंजिया कहते थे, और जो समुद्र हुआ करता था उसको हम पैंथालासा कहते थे। ठीक है, तो पेंजिया के अंदर ही होता है एक तो लॉरेशिया और एक होता है गोंडवाना। ठीक है, लॉरेशिया और गोंडवाना, जो लॉरेशिया है दोस्तों उसी को हम कहते थे अंगारा लैंड। ठीक है, और नीचे वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। और यहां पर आप जो देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं समुद्र जो होता है, एक महासागर होता है, एक समुद्र होता है, तो इसको हम कहते हैं तैथिस सागर। ठीक है, तैथिस सागर जो है वो हमारे इस भौतिक प्रदेश में, अब ये सारी चीज जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे पॉइंट है भौतिक प्रदेशों के अंदर, इसीलिए हमें इसको समझना जरूरी है। तो पहली बात तो कभी इस तरह के नाम आ जाए कि पेंजिया क्या है, पैंथालासा क्या है, लॉरेशिया क्या है, अंगारा लैंड क्या है, या गोंडवाना लैंड क्या है, तो आज ये मैं समझता हूं कि ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, वेगनार सिद्धांत कहते हैं। वेगनार सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि 1912 में प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहली बात है राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश। तो राजस्थान के जो मरुस्थलों का निर्माण हुआ है वो किस टाइम में हुआ है, पहले हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहली बात ये समझ लीजिए, युग जो होते हैं हम बोलते हैं ना, युगों युगों से चलती हुई आ रही है, तो इस काल का भी थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको मैं मोटा मोटा समझा रहा हूं कि काल की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो महाकल्प होती है, उसके बाद युग होते हैं, और युग के बाद कल्प, या फिर आपके जो कल्प जो होता है वो होते हैं। तो तीन चीजें होती है। ठीक है, तो महाकल्प सबसे बड़े, फिर युग, और युग के बाद कल्प। कल्प को हम शक भी कहते हैं, शक संवत। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं। तो ये आपके लिए बस सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए है, ये हमारे पार्ट नहीं है, तो इसको आप सॉरी तो इसको आप यहां से क्लीन भी कर दीजिए एक से ये। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों बात हो रही है प्लास्टोसीन युग की। प्लास्टोसीन युग जो है दोस्तों ये क्या हुआ करता था, इसके बारे में हम थोड़ी सी अब चर्चा करेंगे कि प्लास्टोसीन युग है, इसमें ये ठंडा हो गया था। पहले आपको पता है कि पूरी धरती जो थी वो बहुत गर्म थी, सूरज का एक पार्ट थी धरती, उसका एक टुकड़ा टूटा हुआ था जो पूरी तरह से क्या था, गर्म था दोस्तों। और उस गर्म जो था उसको एक टाइम पे वो धरती पूरी तरह से चिल्ड हुई, पूरी तरह से ठंडी हुई, इतनी ज्यादा ठंडी हुई कि हिमयुग आया, हर जगह पे बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। तो ये उस टाइम की बात है। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है, ये उत्तर प्लास्टोसीन मतलब उसके बाद का युग, कि जब प्लास्टोसीन युग आया था, बर्फ वाला युग आया था, जब हिम मानव देखा गया था, उसके बाद में ये जो पार्ट आता है वो हमें देखने को मिलता है। तो प्लास्टोसीन के उत्तर मतलब उत्तर प्लास्टोसीन युग में मरुस्थलों का जो निर्माण है वो यहां पर हुआ है। ठीक है, अन्य नामों की हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि इसको हम और क्या क्या कहते हैं। तो रुक्ष क्षेत्र जो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, रुक्ष क्षेत्र। और रुक्ष क्षेत्र इसको किसने कहा, डॉक्टर ईश्वरी सिंह ने। डॉक्टर ईश्वरी सिंह ने किसको कहा, मरुस्थल को क्या कहा है डॉक्टर ईश्वरी सिंह ने, कि इसको रुक्ष क्षेत्र कहा जाता है। और इसके अलावा इसको कहा जाता है गुर्जरात्रा। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको गुर्जरात्रा भी कहा जाता है। और ये कहने वाले कौन थे, हेनसांग। हेनसांग आप सभी जानते होंगे, ये चीनी यात्री हुआ करते थे। ठीक है, और इनकी जो बुक है वो CUC है, कौन सी है, CU की, सॉरी CU की। इसमें इन्होंने वर्णन किया गुर्जरात्रा नाम से, कि मरुस्थल थार के मरुस्थल को इन्होंने क्या कहा है, गुर्जरात्रा। ठीक है, उत्पत्ति की मैं बात कर रहा हूं तो उत्तर प्लास्टोसीन युग में इसकी उत्पत्ति हुई है। क्षेत्रफल की मैं बात करता हूं दोस्तों,
तो ये ओवरऑल 61.11% पर 61.11% पर ये रहते हैं, मतलब इसका पूरा इलाका है। और मरुस्थल में जो जनता निवास करती है वो कितनी करती है, 40% जनता निवास करती है। और मिट्टी यहां पर पाई जाती है बालू, रेत के टीले होते हैं, मोटी कण वाली मिट्टी को ही हम बालू कहते हैं। तो ये आपका मेन जो इसका परिचय है राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश का, वो हम यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब राजस्थान को हम देखिए, ये तो हमने पढ़ा। अब राजस्थान के मरुस्थलों को डिवाइडेशन कैसे किया गया है वो आप देखिए। तो पहली बात तो ये कि राजस्थान के मरुस्थल को देखिए, मरुस्थल भी राजस्थान के दो तरीके के पाए जाते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। राजस्थान का मरुस्थल जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये वाला जो सारा पार्ट है, ये दोस्तों ये मैंने जो ब्लू लाइन से किया है, ये पूरा पार्ट क्या है, राजस्थान का मरुस्थल है, जो कि कितना परसेंटेज, 61.11%। साथ बोलते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे तो ये यही याद हो जाएगा कंसेप्ट, जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं। एक होता है शुष्क मरुस्थल, जो ये वाला पार्ट है, आप ये देखिए, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, शुष्क मरुस्थल का पार्ट है। और यहां पर जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। और ये वाला जो बाकी का बचा हुआ पार्ट जो भी आप राजस्थान में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है मरुस्थल विमुक्त प्रदेश, मतलब जहां पर मरुस्थल नहीं है। ठीक है, तो ये 40% जो भी बचा हुआ भाग है वो क्या है, वो मरुस्थल नहीं है। और ये वाला जो पार्ट है ये मरुस्थल वाला पार्ट है। अब देखिए, हमने मरुस्थल के भी दो टुकड़े कर दिए, एक शुष्क मरुस्थल और एक अर्धशुष्क मरुस्थल। तो पहली बात, दो चीजें समझिए, बारिश के ऊपर, बारिश होने से हम इसमें दो डिवाइडेशन करते हैं। अगर 50% से 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश अगर होती है, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो वो किस इलाके में आएगा, वो मरुस्थल नहीं होगा। और 50% से अगर कम होती है, 50% से अगर कम होती है तो फिर किस में आएगा दोस्तों, फिर वो आ जाएगा, अगर 50% से कम है, यहां पर क्या लिखा मैंने, कम है, तो वो मरुस्थल है, 50% से ज्यादा है तो वो मरुस्थल नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि यहां पर भी मरुस्थलीकरण में भी हमने डिवाइडेशन मारा है। क्या डिवाइडेशन मारा है वो भी समझिए। अगर आपके 0 से 25 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है तो शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आएगा। और अगर आपकी 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है तो ये आपका अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाएगा। तो ये मोटी मोटी चीज आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अर्घ और इर्घ, एग्जाम की दृष्टि से ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अर्घ क्या होता है, इर्घ क्या होता है। रेत के जो धोरे होते हैं इनको अर्घ और इर्घ कहा जाता है। जबकि रेत किसको कहते हैं, जिसमें जैसे ये मिट्टी के साथ में हल्की वनस्पति और भाटे, ईंट मतलब भाटे, कठोर भूमि भी इसमें होती है, रेत भी होगी और कठोर भूमि जिसमें भाटे मिक्स होंगे, तो इस तरह की जो धरती होगी उसको अर्धशुष्क क्षेत्र कहते हैं। और यहां पर आप ये देख रहे हैं, इसको ये जो घास आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सेवण घास होती है जो कि प्रोटीन युक्त होती है और ये लाठी सीरीज में पाई जाती है, रेगिस्तान के लाठी सीरीज में। इसके बारे में चर्चा हम अभी और डिटेल से करेंगे। तो ये हमने एक मोटी मोटी चीज यहाँ के लिए इसका वर्गीकरण कर लिया है। देखिए, अब बात कर रहे हैं शुष्क क्षेत्र की। शुष्क क्षेत्र में सबसे पहले तो इसके ये कितने एरिया में फैला हुआ है, तो ये 75,000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब वर्ग किलोमीटर, कितने में दोस्तों, 75,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है, तो पहली बात तो ये वाले आप क्लियर कर लीजिए कि 75,000 वर्ग किलोमीटर में शुष्क मरुस्थल फैला हुआ है। अगर हम जिलों की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बाड़मेर आ जाता है, जैसलमेर आ जाता है, अनूपगढ़ आ जाता है, बीकानेर आ जाता है। तो ये वाले जो पार्ट है दोस्तों, ये किसके अंदर आएंगे, इस वाले पार्ट में, मतलब शुष्क मरुस्थल क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है अपना। चलिए, तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर, यहां से जोधपुर का जो पार्ट है, जोधपुर भी आएगा, तो अनूपगढ़ आ जाएगा। अब जो नया जिला बना है वो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। अनूपगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, ये सब क्या आ जाएंगे, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर आ जाएंगे। और इसमें सबसे पहली बात कर लेते हैं बरखान की।
बरखान क्या चीज होती है। ये देखो जो बालू का स्तूप क्या होते हैं, रेत के जो ढेर होते हैं, टीले होते हैं, वो भी अलग अलग डिजाइन के होते हैं और उसी पे क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों। तो ये सब मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा। तो बरखान क्या होते हैं, जब भी हवा चलती है दोस्तों, हवा का प्रेशर आया तो अर्धचंद्राकार रूप से जो बड़े बड़े टीले बनते हैं, अर्धचंद्राकार मतलब आप यहां पर देखिए इसकी शेप पूरी की पूरी आधे चांद के बराबर है। तो आधे चांद जैसी आकृति को हम कहते हैं बरखान। क्या कहते हैं दोस्तों, बरखान कहते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये सर्वाधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप में से एक होता है। ठीक है, तेज आंधी चलती है, तेज हवा चलती है, उसके साथ ये बनता है। और ऑलमोस्ट ये कहां पाया जाता है, ये शेखावटी क्षेत्रों में, चूरू जैसे, झुंझुनू जैसे इलाकों में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा ये कहां बनेंगे दोस्तों, ये बनेंगे चूरू के अंदर और चूरू में। ठीक है, तो ये एक बरखान का याद रखिए। और चूरू में भालेरी गांव एक आएगा, कौन सा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, भालेरी गांव, जहां पर सबसे ज्यादा बरखान देखने को आपको मिलते हैं। सेकंड आ जाता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। पवन की दिशाओं में सीधी लाइनों में बनने वाले स्तूपों को हम अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। जैसे ये हवा चल रही है और इन हवा के साथ साथ ही ये स्तूप बनते जाते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती, पवन के अनुसार बनने वाले पवनानुवर्ती। इसको हम और क्या कह सकते हैं, रेखाएं दिख रही है तो रेखीय बालू का स्तूप भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, ये कब बनते हैं इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जब हवा धीरे स्लो प्रोसेस में होगी तो ये बनेंगे। ठीक है, धीरे 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 मंद गति में चलेगी। और ज्यादातर ये कहां पर मिलेंगे, ये मिलेंगे दोस्तों आपको जैसलमेर वाला पार्ट जो हो गया वहां पर, जैसलमेर में और बाड़मेर में। कहां पर, जैसलमेर और बाड़मेर में इसकी प्रचुरता है। इसकी प्रचुरता कहां पर होगी, चूरू और झुंझुनू शेखावटी क्षेत्रों में। ठीक है, अब आ जाते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं, पवन की दिशा में समकोणीय, समकोण मतलब आप देख रहे हैं समकोण जिसकी दो भुजाएं समान हो, बिल्कुल इस तरीके के। तो समकोणीय जब बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, पवन की गति, अवरोध, रुकावट, बाधा से ये इनका निर्माण हो रहा है और इस तरह के बालू का स्तूपों को क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहेंगे। ज्यादा कहां होगा, जोधपुर, जालोर और पूगल मतलब बीकानेर में। बीकानेर वाला हिस्सा आपका ये वाला हो गया, जोधपुर वाला हिस्सा आपका ये हो गया, जालोर वाला हिस्सा आपका ये वाला हो गया। तो इस लाइन के अंदर आप यहां पर देखेंगे तो इस जगह पे सबसे ज्यादा क्या पाए जाएंगे, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। चलिए पैराबोलिक बालू का स्तूप की भी बात कर लेते हैं। यहां पर पैराबोलिक बालू का स्तूप ये आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो पवन की, जब पवन इस तरफ से चलती है, यहां पर कोई भी एक पेड़ आ जाता है दोस्तों, या जब भी पवन चलती है और यहां पर आप देखिए कि कोई पेड़ आ जाता है तो पेड़ के छाया के अंदर उसके चारों तरफ ये जो मिट्टी का जो ढेर है वो बनना चालू हो जाता है। और ये किस तरह बनता है, लड़कियां जो हेयर बैंड लगाती हैं दोस्तों, हेयर बैंड की तरह। यहां से आप ये देखिए, ये पूरा लंबा इस प्रकार से, ये पूरा जो लुक आ रहा है ये हेयर बैंड का आ रहा है, जो सर पे लगाने वाला हेयर बैंड होता है उस तरह का लुक देता है। और इस तरह के पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप संपूर्ण जो रेगिस्तान है उसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों तारा बालू का स्तूप। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बालू का स्तूप को सैंड ड्यून्स भी कहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो स्टार सैंड ड्यून मतलब तारा बालू का स्तूप, जिस जगह पे चारों तरफ से हवाएं आपस में आकर मिलती हैं। तो ये जैसे इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी आ रही है, चारों तरफ से हवा आ रही है, तो ये इस प्रकार से तारानुमा जो आकृति है वो लेता है। और इस प्रकार से बालू का स्तूप सैंड ड्यून से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आप इसको इजीली कर पाएंगे। तारा बालू का स्तूप जो है वो मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ में। ठीक है, मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़, मोहन, पोखरण और सूरतगढ़ एमपीएस, ये याद कर लीजिए मोहनगढ़, ठीक है, पोखरण और सूरतगढ़ में क्या मिलते हैं, ज्यादातर तारे के समान दिखे जाते हैं। ठीक है, और इसको हम तारा तो कहते हैं, साथ ही इस तरह का सीप भी होता है, एक जानवर होता है। तो सीप बालू का स्तूप भी हम किसको कहते हैं, तारा बालू का स्तूप को कहते हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार के बालू का स्तूप अगर किसी एक ही जगह पर पाए जाए या एक ही जिले में पाए जाए तो आपका जवाब क्या होगा। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन स्तूपों में से बनता है
कि जोधपुर एक ऐसी जगह है जहां पर सभी तरह के बालू का स्तूपों का जो निर्माण है वो यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। सब्सक्राइब अगर आप कर चुके हैं तो लाइक भी करें, क्योंकि आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें और अच्छे वीडियो बनाने में आप हेल्प मिलती है। हमें भी मन करता है कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट हम लेकर आए। और कोई भी अगर आपको नाराजगी है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ सुझाव है तो कमेंट्स करें। पसंद आ रहे हैं सब बेटर है, शेयर जरूर करें। और बेल आइकन पे क्लिक क्यों किया जाता है, जैसा आप सभी जानते हैं कि वीडियोस का जो टाइम होता है जब भी वो आते हैं तो आपको वो अलग से शो हो जाता है, आपके नोटिफिकेशन आ जाता है, ताकि आप हमसे लगातार जो है जुड़े रहें। तो बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। चलिए आ जाते हैं यह भी जाने, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन बहुत सारे दोस्तों इसमें से पूछे जाते हैं, तो यहां पर भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेकर चलनी होगी। देखिए सबसे पहले बात हम कर रहे हैं हम्मादा की। पथरीला और चट्टानी मरुस्थल, पथरीला और चट्टानी मरुस्थल, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश क्या कहलाता है, हम्मादा कहलाता है। और हम्मादा क्या होता है, हम्मादा ओवरऑल हो गया एक पथरीला और चट्टानी मरुस्थल। ठीक है, जिसका विस्तार होगा जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में। ठीक है, आपका जोधपुर में हो गया, जैसलमेर में हो गया और बाड़मेर में हो गया। तो ये वाले इलाकों का जो बीच का पार्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बालू का मुक्त होता है, रेत नहीं होती है। जबकि क्या होता है, चट्टानी मरुस्थल एक पथरीला मरुस्थल जो होता है वो यहाँ पर होता है, और उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हम्मादा कहते हैं। चलिए लाठी सीरीज, लाठी सीरीज की बात करेंगे तो ये कहां पर ऑलमोस्ट जो होती है वो जैसलमेर के अंदर है। और जैसलमेर में भी लाठी सीरीज का जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, ये मोहनगढ़ से लेकर, ये पोखरण से लेकर मोहनगढ़। ठीक है, तो ये याद करें, पोखरण से मोहनगढ़। देखिए पोखरण से इस लाठी सीरीज की क्या बात है, लाठी सीरीज के ऊपर होती है सेवन घास, जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी स्टार्टिंग में। तो सेवन घास कहां पर उगती है, सेवन घास हमेशा उस जगह पे उगेगी दोस्तों जहां पर नीचे पानी पानी मिलने की संभावना होती है। पहली बात, लाठी सीरीज के ऊपर मिलती है और वो प्रोटीन युक्त होती है, गाय भैंसों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक ये फैली हुई है। और यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि जो आपको पता होगा कि पहले प्राचीन टाइम पे कहते थे कि सरस्वती नदी हमारे यहाँ से बहती है और वो लुप्त हो गई है। ठीक है, तो सरस्वती नदी जो पाताल में बहती है, वही लाठी सीरीज का एक थोड़ा सा हम अटैच करते हैं उस चीज को, कि वो नदी जो बहती है नीचे से, तो रेगिस्तान के नीचे भी आज वो नदी बह रही है। और इसका जीता जागता जो हमें प्रूफ मिला है दोस्तों, वो प्रूफ भी हमें मिला है चांदन नलकूप में। क्या, कहां पर, चांदन नलकूप। ठीक है, चांदन नलकूप। और ये चांदन नलकूप कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है दोस्तों। और इसे हम क्या कहते हैं, थार का घड़ा भी कहते हैं, थार का घड़ा। कभी आप इसको सर्च करेंगे, बिल्कुल बीच रेगिस्तान में एक बड़ा नलकूप जिससे खूब सारा पानी निकल रहा है बीच रेगिस्तान में, तो ये है चांदन नलकूप, थार का घड़ा। इसके नीचे बहती है सरस्वती। तो एक रेगिस्तान जैसी जगह पे भी मीठे पानी का अनलिमिटेड स्रोत जो है वो लाठी सीरीज के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कारवा या गासी। देखिए कारवा से, कारवा आपको याद होगा कि ये अमेज़न कारवा भी आता है शायद, जिसमें सॉन्ग सुनते हैं। और ये हम कभी बोलते हैं निकल चुके हम तो उस कारवे पे। कारवा मतलब होता है सफर। और कारवा जो होता है दोस्तों, ये होता है दो टीले जो होते हैं, दो टीले, मिट्टियों के टीलों के बीच में ऊंटों के निकलने की जो स्पेस होती है, जहां से वो निकलकर अपनी यात्रा करते हैं, उसको कारवा या गासी कहते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके इसमें, उसको हमने क्लियर किया है। और दोस्तों देखिए मेन प्रिपरेशन की प्री की तैयारी तो आप यूट्यूब के माध्यम से कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही इस बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा 2024 स्टेनोग्राफर भर्ती के अंदर ये स्पेशली कहा गया है कि अब के पहले 36% पे लोगों को स्टेनो में पास कर दिया जाता था, पढ़ाई करने वालों का वेटेज बहुत हाई था। लेकिन इस बार पढ़ाई के साथ साथ, प्री के साथ साथ आपके स्किल टेस्ट का वेटेज भी बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। मतलब 80%, यानी 1000 में से आपके 800 वर्ड अगर सही नहीं हुए तो आप 95% नंबर भी ले आइए तो भी आपको फेल कर दिया जाएगा। मतलब आपको प्री के साथ साथ अभी से स्टेनो की भी प्रिपरेशन करनी है। और स्टेनो के बैच यहाँ पर चलाए जा रहे हैं 987060 पे, आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं, एडमिशन ओपन है। चलिए आ जाते हैं वापस से स्टडी पे।
तो यहाँ पर अब हमने जहां पर दो पार्ट की बात की, शुष्क मरुस्थल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अर्धशुष्क क्षेत्र, अर्धशुष्क मरुस्थल पार्ट। चलिए, अर्धशुष्क मरुस्थल पार्ट में जब भी हम पढ़ते हैं, इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा, मैंने आपको बताया था कि वर्षा 25 से अगर कम है तो शुष्क में जाएगी, और 25 से ज्यादा है तो वो 25 से 50 सेंटीमीटर किस में जाएगी, अर्धशुष्क क्षेत्र के अंदर जाएगी। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 75,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, इसका कुल 1 लाख वर्ग किलोमीटर यहाँ पर बनता है। 75,000 किसका है, आपका शुष्क का, और अर्धशुष्क का 1 लाख समथिंग होता है। ये अपेक्षाकृत नम प्रदेश के होने के कारण इसमें स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रदेश के चारों भागों में 4 भागों में विभाजित किया जाता है, मतलब कटीली और स्टेपी प्रकार की जो वनस्पति यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं घग्गर के मैदान की। अब देखिए, ये जो पार्ट बटा हुआ है, ये एक तो है घग्गर का मैदान, एक है शेखावटी क्षेत्र। ये देखिए यहाँ पर शेखावटी क्षेत्र, एक होगा आपका नागौरी क्षेत्र, और एक होगा आपका लूणी बेसिन क्षेत्र। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके बारे में अब और डिटेल से यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली बात कर रहे हैं घग्गर मैदान की। एक सेकंड सर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे घग्गर मैदान। तो दोस्तों घग्गर मैदान की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आ जाते हैं। पहली चीज, घग्गर मैदान जिसका विस्तार कहां पर है, पहली बात तो घग्गर विस्तार का विस्तार होगा हनुमानगढ़ और गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर में इसका प्रमुख विस्तार है। जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी बहती कहां पर है दोस्तों, घग्गर नदी जो बहती है वो आपके बहती है हनुमानगढ़ में, प्रमुख हनुमानगढ़ के अंदर ये नदी बहती है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम की अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो योद्धय प्रदेश। योद्धय प्रदेश किसको कहते हैं, घग्गर के मैदान को योद्धय प्रदेश कहते हैं। और ये सम क्षेत्र धोरों के लिए भी सॉरी ये ठीक है, योद्धय प्रदेश हो गए, घग्गर का भाव ठीक है। और यहां पर अन्न का भंडार, ठीक है, राजस्थान का अन्न भंडार श्री गंगानगर भी मौजूद है। कौन सा अन्न भंडार, राजस्थान का अन्न, ये राजस्थान अन्न भंडार, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कहां पर, श्री गंगानगर में, ठीक है, श्री गंगानगर में मौजूद है। तो पहला हो गया घग्गर का मैदान। सेकंड बात कर रहे हैं शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र कौन सा हो गया दोस्तों, आपका ये वाला शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र में आप सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू और झुंझुनू, और चूरू के बाद में अगर सीकर के बारे में अगर मैं बात करूं तो सीकर इस बार आज संभाग भी बनाया गया है। और सीकर संभाग किसके दो संभागों से टूट के बना है, जयपुर और बीकानेर संभाग में से निकलकर क्या बना है, सीकर संभाग बना है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसकी ट्रिक्स भी आपको बताई हुई है ताकि वो चीजें आपको याद रहे, ठीक है। तो इसमें शेखावटी के घास के मैदान इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शेखावटी में जो घास के मैदान होंगे, क्या होंगे, घास के मैदान, इसको हम क्या कहते हैं, बीड़ कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है कि शेखावटी प्रदेश में या शुष्क मरुस्थल में बीड़ किसको कहते हैं, तो शेखावटी प्रदेश के घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं, बीड़ कहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है, वो बनते हैं तोरावटी। तोरावटी क्या कहते हैं, तोरावटी कांतली नदी का, देखिए नदी भी दो है, एक काकनी है और एक कांतली है। तो इसमें भी आप कभी कंफ्यूज मत होना, जैसलमेर में की तरफ आपको काकनी नदी मिलेगी तो इस तरफ आपको कांतली नदी मिलेगी। तो कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, तोरावटी कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है शेखावटी बेसिन में से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये पार्ट रहा। अब आ जाते हैं अपन नागौरी उच्च भूमि। कौन सी, नागौरी उच्च भूमि, जो आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है। नागौरी उच्च भूमि में आपका जो विस्तार है वो नागौर, अजमेर और बीकानेर में होता है। पहली बात सॉरी, नागौर, अजमेर, बीकानेर, पहली बात समझ लीजिए दोस्तों। इस बार बोर्ड आपके, क्योंकि जिलों का वर्गीकरण हुआ है, तो इस बार इस तरह के क्वेश्चनों से बोर्ड बचेगा। नॉलेज होना जरूरी है, नॉलेज के लिए मैं आपको बता भी रहा हूं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन से बचेगा। तो ये अगर आपको याद नहीं भी है, सिर्फ आपको एरिया भी याद है तो चलेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन देने से इस बार बोर्ड जो है वो विशेष
बचेगा। ठीक है, तो यहां पर अपन आगे चलते हैं। नागौरी के अंदर जो मेन चीज आती है वो होती है कुबड़ पट्टी, जिसमें से हम जो प्रश्न निकालेंगे वो क्या होगी, कुबड़ पट्टी की। भूगर्भिक संरचना में कुबड़ पट्टी, और कुबड़ पट्टी क्या चीज है, फ्लोराइड युक्त चट्टानें यहां पर होती हैं। तो फ्लोराइड जब भी वो धरती पे से वो पानी निकलता है तो उसमें फ्लोराइड मिक्स हो जाता है, और फ्लोराइड क्या करता है, फ्लोरोसिस करके एक बीमारी होती है जो आपके पीछे कमर पे कुबड़ निकाल देती है, कुबड़ा इंसान बना देती है। तो ये वो किस वजह से, कुबड़ पट्टी की वजह से। और कुबड़ पट्टी कहां मिलती है, नागौरी उच्च प्रदेशों में मिलती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये। एक दूसरा नाम आता है दोस्तों हार्डपन। हार्डपन, हार्डपन क्या है, जिप्सम की चट्टानें नीचे होती हैं, तो जिप्सम की चट्टानों वाला जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, हार्डपन कहते हैं। ठीक है, तो हार्डपन ये इसमें इंपॉर्टेंट है। मकराना आप जानते हैं कि मार्बल और संगमरमर की नागौर के अंदर ये स्थित है। ठीक है, फ्लोराइड के लिए जो प्रसिद्ध है, फ्लोराइड के लिए जो मेन जगह प्रसिद्ध है वो है जायल। क्या नाम है, जायल, जायल। और जायल कहां पर है, नागौर में, और नागौर में ये कौन सी जगह है, फ्लोराइड युक्त। दोस्तों आप इस बात का भी ध्यान रखना, लूनी नदी जब बहती है तो मीठी हो जाती है, और जब वो इस एरिया से निकलती है तो वो जो है नमकीन लवणीय युक्त हो जाती है, और इसीलिए लूनी नदी उसका जो प्रॉपर नाम पड़ता है कि लवण युक्त नदी लूनी नदी होती है। तो ये जब इस तरह के एरिया में से, मतलब जो ये खनिज एरिया में से निकलती है तो उसका पानी जो है वो ऑटोमेटिक मीठा पानी क्या हो जाता है, कड़वा होने लग जाता है। नेक्स्ट आता है गोडवाड़ प्रदेश, लूनी नदी का जो मेन बेसिन है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गोडवाड़ प्रदेश को इसके अंदर क्या क्या आएंगे, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालोर। जोधपुर, बाड़मेर, पाली, और पाली के बाद आएगा जालोर। हम चार चीजों की बात कर रहे हैं, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालोर। ठीक है, तो यहां से अब आपको यह भी पता होगा, पाली को भी क्या बना दिया गया है, संभाग बना दिया गया है, जो कि किससे निकला है, किससे निकला है, जालोर से, सॉरी जोधपुर से। ठीक है, सांचौर भी अब जिला बन गया है, तो इसमें आप लूनी में सांचौर जो है उसको भी एड ऑन कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन इससे मैंने फिर कहा क्वेश्चन अभी बचेंगे, तो यहां पर आप मोटी मोटी चीज समझ लीजिए, बाकी इस तरह के क्वेश्चन इस बार आपके नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर होता भी है तो मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल मेरा बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप उससे हमारे साथ जुड़े रहिए। जो कुछ भी अपडेट अगर होंगे तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे उसका अपडेट करूंगा, और साथ ही उससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। इसलिए हमारे साथ आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ ही साथ राजस्थान पे आपकी इतनी जबरदस्त पकड़ बना दूंगा कि इसके बाद राजस्थान आपके लिए चुटकियों में सॉल्व करने वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को जो हमारा गोडवाड़ प्रदेश है, गोडवाड़ प्रदेश को हम क्या कहते हैं, लूनी कहते हैं यहां पर। और ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ की है वो ग्रेनाइट सिटी है। ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं, जालोर को कहते हैं। तो ये चीजें हम आगे भी डिटेल से और पढ़ेंगे कि ग्रेनाइट सिटी क्या हो गया, या सांचौर बेसिन जो है, वो सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नीला शहर, यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन भी आया है कि नीला शहर किसको कहते हैं, तो नीला शहर किसको कहते हैं, हम जोधपुर को कहते हैं। चलिए ये तो रही हमारी अर्धशुष्क की मोस्ट ऑफ बात। चलिए अब बात कर लेते हैं हम जो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके मरुस्थल में से, और वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो पहली बात करते हैं पीवणे की। पीवड़ा एक सांप है जो रेत के अंदर रहता है, रेत में खुद को पूरी तरह से अंदर दबा लेता है, और हल्की चादर, रेत की हल्की चादर के नीचे नीचे वो चलता रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पीवड़ा कहते हैं। यहाँ पर आप सांप देख रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि यहाँ पर सांप छुपा हुआ है, और ये पूरा पूरा शरीर अंदर ले लेता है, हल्का सा मुंह बाहर निकाल के रखता है, और कभी भी इस पे पांव रख देंगे तो ये काट जाएगा और इससे व्यक्ति मर जाएगा, मृत्यु हो जाती है। जहरीला सांप है। अब दोस्तों इसीलिए रेगिस्तान में जब भी टेंट लगाए जाते हैं तो उसको नीचे से कवर किया जाता है, क्योंकि अगर 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 वो उसको नीचे से कवर नहीं किया जाएगा तो ये सांप अंदर आ जाता है और काट के निकल जाता है। तो पीवड़े से बचने के लिए यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, टेंट के नीचे भी कवर लगाया जाता है। दूसरी चीज दोस्तों बात कर रहे हैं प्याला झील की। प्याला झील क्या होती है, ये एक अस्थायी झील होती है। अस्थायी झील का मतलब समझ लीजिए कि देखिए रेगिस्तान होते हैं, मिट्टी के टीले इधर से उधर हो रहे हैं, अचानक से बारिश हुई, पानी भर गया।
अब पानी भर गया तो ऐसे में ये जो मिट्टी के टीलों के बीच में जो पानी भरा है ये अस्थायी झील हो गई, और यहाँ पर ये ऐसा है कि इस बार चलिए सूखने के बाद मिट्टी भर गई, उस जगह पे टीला बन गया, तो अगली बार शायद आप अगली बार आओगे तो उस जगह पे वो पानी का जो प्याला झील है वो आपको नहीं मिलेगी। तो अस्थायी झील को ही क्या कहते हैं, प्याला झील कहते हैं। खडिन की मैं बात कर लेता हूं। खडिन की बात, पानी को संचित किया जाता है और फिल्ट्रेशन तरीके से किया जाता है, इसे हम खडिन कहते हैं। यहाँ पर देखिए ढलाई क्षेत्रों में पानी को रोकने के लिए एक दीवार खींच दी जाती है। यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ, पानी इकट्ठा होगा तो क्या होगा, जमीन में जाएगा, जमीन का लेवलिंग यहाँ पर अप होगी, और उसके नीचे की तरफ यहाँ पर इनकी कुई होती है। तो जब पानी जमीन के अंदर जाता है तो वो ऑटो फिल्ट्रेशन हो जाता है, और ऑटो फिल्ट्रेशन होने के बाद में पीने योग्य पानी जो है उन लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। तो इसी पद्धति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, खडिन पद्धति कहते हैं। ठीक है, रन या टाट क्या होते हैं? ये प्याला झील तो है जो अस्थायी झील होती है, और मरुस्थलीय प्रदेशों में ही जब जो झील स्थायी झील होती है जिसके चारों तरफ कठोर बाउंड्री होती है, तो ऐसे झीलों को रन या टाट कहते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट अरावली पर्वतीय प्रदेशों की। ठीक है, अरावली पर्वत प्रदेश, क्योंकि हम अब तक दो चीजें पढ़ चुके हैं, एक मरुस्थल पढ़ चुके हैं, अभी एक चीज पढ़ी मरुस्थल, मरुस्थल में दो चीजें, शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल। आगे बात कर रहे हैं पर्वतों की, तो पर्वतों में अरावली चल रही है, और इसमें अलेक्जेंडर मैकमिलन, ठीक है, तो इनके द्वारा, अलेक्जेंडर मैकमिलन के द्वारा क्या हुआ था दोस्तों, इनके द्वारा खोज की गई थी अरावली की। ठीक है, तो अलेक्जेंडर मैकमिलन के द्वारा किसकी खोज की गई है, अरावली की खोज की गई है। तो ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो पर्वत श्रेणियां आप देख रहे हैं, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अन्य नाम क्या हैं, इसको देखिए, दो जो मेन नाम है वो ऊंट की गर्दन, और ऊंट की गर्दन किसने बोला है इसको, अबुल फजल ने। किसने बोला है, अबुल फजल ने ऊंट की गर्दन बोला है। और एक दूसरी चीज है सुरक्षा दीवार, सुरक्षा दीवार, और सुरक्षा दीवार कर्नल जेम्स टोड, जिसको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए मैं इसकी थोड़ी सी आपसे चर्चा कर रहा हूं। कर्नल जेम्स टोड ने घोड़े पे बैठकर पूरे राजस्थान में घूमते हुए राजस्थान का इतिहास लिखा है, और राजस्थान जब आप पढ़ेंगे तो कर्नल जेम्स टोड की जो अहम भूमिका है उसके बारे में और ज्यादा डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो सुरक्षा की दीवार, इसको अरावली को किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने। चलिए उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन युग क्या होगा, प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग क्या हुआ वो आप समझ लीजिए। ये उस टाइम की बात है जब पृथ्वी गर्म थी, बिल्कुल गर्म थी, इस पे जीवन नहीं हुआ करता था। ये प्री कैम्ब्रियन युग का टाइम है जब पृथ्वी पे जीवन नहीं था, ये गर्म थी, और ये धीरे धीरे उस टाइम पे जब ठंडी हो रही थी, मतलब आग का गोला था, गर्म था, और धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था, ये उस समय की बात है प्री कैम्ब्रियन युग की। और ये वलित आग्नेय प्रवृत्ति की वलित पर्वतमाला है, और ये पूरे ब्रह्मांड की, अगर मैं बात करूं पूरे ब्रह्मांड की, तो पूरे ब्रह्मांड की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अगर कोई है तो बिल्कुल दोस्तों वो अरावली ही है। विदेशों से लोग शोध करने आते हैं कि इस धरती का अगर सबसे पुराना पत्थर अगर आपको कहीं मिलेगा तो वो कहां मिलेगा दोस्तों, वो सारे जीवाश्म आपको कहां मिलेंगे, वो अरावली में मिलेंगे। और अगर अरावली के साथ साथ अगर मैं किसी और जगह की बात करूंगा तो अपलेशियन पर्वतमाला, अपलेशियन पर्वतमाला कहां पर स्थित है, यूएसए में। कहां पर स्थित है, यूएसए में भी इसी प्रकार की वलित पर्वतमाला मिलती है। तो दुनिया की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला या सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला की अगर मैं बात करूंगा तो वो कौन सी होगी, अरावली होगी। ठीक है, विशेषताओं की मैं बात करूं तो सबसे प्राचीनतम है, अवशिष्ट है, वलित पर्वतमाला है। ठीक है, विस्तार की मैं बात करता हूं, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ऊपर वाला, अब हमें एक बार फिर देख लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्टर्न है, और ये ईस्टर्न है। ठीक है, देखिए, तो इसकी जो विस्तार है वो कहां से कहां तक होगा, तो वो होगा दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी या ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी से लेकर उत्तरी पूर्वी,
दक्षिणी पूर्वी से लेकर उत्तरी पूर्वी, इस तरीके से ये ना दोस्तों। तो ये यहां पर आप जो देख पा रहे हैं दक्षिणी पश्चिमी से लेकर उत्तरी पूर्वी तक इसका विस्तार होता है। ठीक है, तो अरावली की दिशा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और ये टोटल कितने किलोमीटर की है दोस्तों? ये 692 किलोमीटर की है, जिसमें ये पूरी 100% जो अपन बात कर रहे हैं वो 692 किलोमीटर की है। ये हमने इंपॉर्टेंट देख लिया है। ठीक है, और ये शुरू कहां से होती है? ये गुजरात से शुरू होती है दोस्तों, गुजरात के पालनपुर से। कहां से शुरू होगी? गुजरात के पालनपुर से होगी। और कहां तक जाएगी ये? दिल्ली के रायसीना हिल्स तक। कहां तक जाएगी दोस्तों? दिल्ली के रायसीना हिल्स तक ये जाएगी। कहां से शुरू होगी? पालनपुर, गुजरात से शुरू होगी। और ये टोटल कितने किलोमीटर की होगी? 692 किलोमीटर की ये यहां पर होने वाली है। जबकि राजस्थान में मैं बात करूं, चलिए राजस्थान की भी अपन चर्चा कर ही लेते हैं यहां पर। तो राजस्थान में जो अरावली है दोस्तों वो सिरोही से चालू होती है, और सिरोही से चालू होकर कहां तक जाती है? झुंझुनू के खेतड़ी इलाके तक जाती है। और ये यहां पर, अगर यहां पर हमने पढ़ा कि ये टोटल 692 किलोमीटर है, तो राजस्थान में दोस्तों ये 550 किलोमीटर में फैली हुई है। कितने किलोमीटर में फैली हुई है? 550। टोटल कितना? 692 किलोमीटर। तो यहां पर जो इसका विस्तार है वो कितने प्रतिशत हुआ? 80% विस्तार उसका राजस्थान में है, और 20% दिल्ली और गुजरात के अंदर देखा जाता है। ठीक है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात हुई। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अरावली जो होती है वो आपका कितना? 9.3। हाँ, तो ये आपका जो ये अरावली वाला क्षेत्र है, ये देखिए ये वाला। ठीक है, अरावली का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कितना? 9.3% इलाके को घेरी हुई है। जबकि यहां पर जो जनसंख्या निवास करेगी वो कितनी करेगी? 10% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। अरावली 9.3% घेरे हुए हैं, और कितने प्रतिशत जनसंख्या को निवास करा रही है? 10% जनसंख्या यहां पर निवास कर रही है। 550 किलोमीटर ये फैली हुई है। ठीक है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर देखिए 80% यहाँ पर मोटा मोटा लिया गया है, और अगर कोई डीप पूछ लेता है तो यहाँ पर आपको 79.48% भी अगर देखने को मिलता है, तो वो ये भी करेक्ट है। मोटा मोटा 80%, और रियल अगर जाए तो 79.48% यहाँ पर इसका लगभग विस्तार है। ठीक है, अरावली की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई का मतलब अगर एक पहाड़ी ये है, एक पहाड़ी ये है, एक पहाड़ी ये है, और एक पहाड़ी ये है, तो इन सब की मीटर ऊंचाइयों को जोड़ के और उन पहाड़ियों का भाग दे देते हैं, तो हम औसत मतलब एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज जो है वो दोस्तों 930 मीटर यहां पर होता है। ठीक है, कितना है? 930 मीटर। 692 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है, 930 मीटर इसकी एवरेज लंबाई है। और राजस्थान में ये कितना है? 550 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये अपनी ओवरऑल मोटी मोटी जो जानकारी है वो यहां पर मिल गई है अपन को। और इसके बाद दोस्तों अपन चलते हैं अब इसकी मेन जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में। क्वेश्चन जो आते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले राजस्थान की प्रमुख चोटियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पर्वत है तो चोटियों की बात, तो जो हिल्स है उनकी बात अपन को करनी ही पड़ेगी। चलिए, गुरु शिखर। आप मुझे एक बात बताइए, गुरु सिर माथे होता है, गुरु सबसे बड़ा होता है, तो पहली बात गुरु शिखर, तो यहां पर बात ही हो रही है शिखरों का सबसे बड़ा कौन? गुरु। तो गुरु शिखर कहां पर हुआ? जिला सिरोही। और ये कितने किलोमीटर की है? 1722। राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी कौन सी होगी? गुरु शिखर। कहां पर स्थित हुई? सिरोही में। और कितने किलोमीटर? 1722 मीटर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे शेर की। देखिए, सर, गुरु को हम दूसरा नाम को बोलते हैं सर। सर से हम याद करेंगे शेर, और सर जो है वही सिरोही। गुरु को या सर को कहां रखते हैं? दिल के अंदर रखते हैं, मतलब हमें उनको पसंद करते हैं। तो दिलवाड़ा, तो दिलवाड़ा भी कहां पर हुआ? सिरोही। ठीक है, ये आपको याद हो गए कि जो टॉप इसकी चोटियां हैं वो आपकी गुरु शिखर है, गुरु को ही सर कहते हैं, तो सर हो गया। दिल में रहते हैं तो दिलवाड़ा हो गया, और ये सब सिरोही में है। अच्छा, आप जगते कब हो? जब सूरज उदय होता है। तो उदयपुर के अंदर चौथे नंबर की आती है जरगा। क्या आती है? जरगा। चौथे नंबर पे क्या आती है? जरगा आती है। तो ये इसको आपको याद कर लेना है कि जरगा पहाड़ी जो है जगहों के कब? जब उदय होगा, मतलब उदयपुर में जरगा पहाड़ी। नेक्स्ट आता है दोस्तों नाम अचलगढ़। ठीक है, अचलगढ़ और आबू,
अब देखिए, जब भी टीचर किसी बाबू को बोल देता है कि यहां पर खड़े रहना, चलना फिरना मत, अचल रहना, तो आप समझिए बाबू से आबू को याद करिए और अचल, अचल से हो गया आपका अचलगढ़। ठीक है, तो अचलगढ़ जो है यहां पर हमें याद करना है अचलगढ़ और आबू, ये दोनों भी कहां पर है? सिरोही। किसने कहा? सर ने कहा, और सर का आदेश सर माथे। तो अचल रहूंगा, कौन रहेगा? बाबू रहेगा, मतलब आबू और अचलगढ़ आपके सिरोही में, आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात मैं कर रहा हूं कुंभलगढ़ की। ठीक है, कुंभलगढ़ को हम करेंगे राजसमंद से। ठीक है, तो जहां पर भी कुंभ लग रहा है, आप इस बात को थोड़ा सा याद कर लीजिए कि जहां पर राजस्थान में जहां राजा रहेगा वहां पर वो कुंभ लगाएगा। तो कुंभलगढ़ से आप राज से, राजा का राज, और वहीं पे लगेगा कुंभ, तो कुंभलगढ़ को आप याद कर लीजिए राजसमंद के द्वारा। तो ये 7वें नंबर की जो बड़ी चोटी है वो कहां पर है दोस्तों? राजसमंद, कुंभलगढ़। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं धोलिया, धोलिया डूंगरपुर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों? जगते हैं, जगने के बाद नहाते धोते हैं ना, तो नहाते धोते हैं, तो जरगा थी, जरगा कहां पर? उदयपुर में। तो धोलिया भी किधर है? धोलिया भी उदयपुर में आपके पड़ेगा। ठीक है, तो धोलिया हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, आप नहाने गए, आपने ओवन को ऑन कर दिया, ऑन जो अपने हीटर होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो अपन नहाने जाते हैं तो गर्म पानी करने वाला, तो गीजर है ना, तो गीजर को आपने ऑन कर दिया, और ऑन करने पर पानी गरम गरम आया, आप नहा रहे थे, धोलिया कर रहे थे, आप धो रहे थे खुद को, और उस टाइम पे क्या हुआ? गर्म पानी आया, तो गर्म पानी से आप जल गए, तो जेलिया डूंगर भी कहां पर? उदयपुर में होगा। तो ये आपकी नेक्स्ट 9 नंबर की ऊंची चोटी है। ठीक है, अब सुनिए, राजा भी जिसकी जय करे, राजा भी जिसकी जय करे, मतलब जय राजा, जय राजा, राजा जिसकी जय करे, तो जय राज पहाड़ी कहां पर है दोस्तों? वही राजा किसकी जय कर सकता है? या तो भगवान की या गुरु की, और गुरु शिखर भी कहां पर है? सिरोही में। तो यहां से आप इसको सिरोही याद कर लीजिए। रघुनाथगढ़। ठीक है, तो रघुनाथगढ़ को आपको याद करना है सीकर से। रघु को किससे याद करना है? सीकर से। ठीक है, रघु जैसा कोई नहीं या जैसी कोई नहीं, तो रघु जैसी, सी से सीकर, तो रघु जैसी कोई नहीं, मतलब रघु की भक्ति की जैसी किसी की भी भक्ति नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से हम इसको ओवरऑल याद कर सकते हैं। तो मैं अब आपको एक बार एक ओवरऑल रिवीजन ले लेता हूं। देखिए, गुरु, गुरु जो होता है वो सिर माथे होता है। ठीक है, सर भी, शेर मतलब सर भी उसी को कहा जाता है, कहाँ रहता है? दिल में रहता है। गुरु अगर किसी को कह देता है, बाबू को मतलब आबू, तो कि तू यहाँ खड़ा रहना, अचल खड़ा रहना, तो अचलगढ़ भी सिरोही में। और इसी के साथ राजा भी जिसकी जय करे वो भी सिरोही, अजय, ये यहाँ पर जयराज पहाड़ी। तो सिरोही आपकी क्लियर हो चुकी है। इसके बाद चौथे नंबर पे आती है, जो उदयपुर में 2 पहाड़ी है, एक 4 नंबर पे और एक 8 नंबर पे। तो पहले जगोगे, तो जगोगे कब? सूरज उदय होगा वहां, तो जगोगे। उसके बाद धोलिया, मतलब अपने धोगे, खुद को धोगे, और उसके बाद जेलिया डूंगर, जेलिया डूंगर क्या? जल गए उस पानी से। तो ये 3 चीजें, 4, 8 और 9 नंबर की जो पहाड़ियां हैं वो आपकी उदयपुर में है। और उसके बाद में जो पहाड़ी आ जाती है वो रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर आती है। इसी में मैं कुछ और आपको जो क्वेश्चनों के हिसाब से आए हुए हैं वो भी मैं आपको ऐड करा देता हूं दोस्तों। एक होगी आपकी नाग पहाड़ी, बिल्कुल दोस्तों, नाग पहाड़ी। और जैसा आपका जवाब भी बिल्कुल निकल के आ रहा है, नाग पहाड़ी अजमेर, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये अजमेर के अंदर है, ये भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक आपके आ जाती है बबाई, बा बा ई, बाबाई पहाड़ी भी आपकी पूछी गई है। और ये दोस्तों कहां पर है? ये झुंझुनू के अंदर है, इसको भी आप लिख लेना, ये झुंझुनू के अंदर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बैराट की पहाड़ी, बैराट इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा भी जाए। तो बैराट की पहाड़ी आपकी कोटपुतली के अंदर होगी। ठीक है, कोटपुतली बहरोड जो अभी नया जिला बना है, तो ये इस बार क्वेश्चन आ सकता है आपके, विशेष तौर पे याद कर लीजिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, आपका तारागढ़ हो गया, अजमेर वाला, एक अजमेर में नाग पहाड़ी हुई है, और नाग पहाड़ी के पास में ही आप इसको तारागढ़ भी लिख लीजिए। तारागढ़ भी काफी इंपॉर्टेंट है, अजमेर की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
और दो चीजें और मैं ले रहा हूं, एक ले रहा हूं खो, खो की पहाड़ियां। तो खो की पहाड़ियां इंपॉर्टेंट है, जयपुर ग्रामीण, खो की पहाड़ियां जयपुर ग्रामीण के अंदर आएगी, ये याद कर लेना। माल खेत की पहाड़ी, क्योंकि इस बार संभाग बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। माल खेत पहाड़ी, माल खेत की पहाड़ी कहां पर होगी? सीकर, माल खेत की पहाड़ी सीकर। और एक सुंडा पर्वत जालोर, बस एक लास्ट आप इसको और पढ़ लीजिए, सुंडा पर्वत जालोर। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाहर से आपकी कोई भी पर्वत श्रेणी जो है वो देख। तो अब आ जाते हैं अरावली के दर्रे पर, और अरावली के दर्रे में हम पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सिरोही की। ठीक है, तो सिरोही में दो तरह के दर्रे होते हैं, और दर्रों को हम पहले ये समझ लेते हैं दर्रे क्या होते हैं। तो दो पहाड़ों के बीच में जब भी ये एक पूरी लाइन चल रही होती है, पर्वतमाला जो चल रही होती है, इसके बीच में जो रास्ता निकला हुआ होता है प्राकृतिक रास्ता जो निकला हुआ होता है दोस्तों, यही रास्ता क्या कहलाता है? नाल कहलाता है, दर्रा कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखिए याद करते हैं, तो सबसे पहले सिरोही की बात कर लेते हैं। सिरोही से जैसे चालू होती है, तो सिरोही में पीपली दर्रा और बोरांग दर्रा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि कुछ एक इस तरह का पिक्चर आप इमेजिन करिए कि जैसे सर पे क्या है, किसी ने पीपल के पत्ते बांधे हुए हैं, पीपल के पत्ते बांधे हुए हैं, और वो क्या खा रहा है? बोर खा रहा है। जैसे पुराने टाइम पे हम देखते हैं ना कि पुराने टाइम पे इस तरह के लोग पीपल और अशोक के पेड़, अशोक के पत्ते नीचे बांध लेते हैं, पीपल के पत्ते सर पे बांधे हुए हैं, और क्या खा रहे हैं? बोर खा रहे हैं। तो ऐसे में सिरोही से पीपली दर्रा और बोरांग दर्रा को आप याद कर सकते हैं। देखिए छोटी छोटी ट्रिक होती है याद करने के हिसाब से, ये कोई लॉजिकल बात नहीं होती है, हम किस तरह से उसको इंस्टेंटली याद कर सकते हैं उस तरीके से। जैसे पाली की ही बात कर लेते हैं, देखिए पाली से आप जस्ट लाइक जैसे यहां पर दिए हुए देसूरी की नाल, सोमेश्वर की नाल और बरदर्रा। अब देखिए इंस्टेंट कैसे ट्रिक बनाई जाए, इंस्टेंट ट्रिक कैसे बनेगी? जैसे पाली की बात करें, पाली से क्या अपन यूज कर सकते हैं? पानी को यूज कर सकते हैं। तो देसूरी, असुर असुर जैसा कुछ सुनाई दे रहा है ना, तो यहां पर देसूरी की नाल कि कुछ असुरों ने किसकी पूजा करी? सोमेश्वर, सोमेश्वर, अरे सोमवार को शिव जी की पूजा, कोई भी असुर किसके पास जाएंगे? देवता तो सुनते नहीं है, तो किसके पास जाएंगे? शिव जी के पास जाएंगे, सोमवार के दिन जाएंगे, तो सोमेश्वर। और क्या मांगेंगे? वरदान, वरदान मांगेंगे। क्या बोलेंगे? वरदान मांगेंगे। तो बरदर्रा, तो तीन चीजें निकल कर आएगी, देसूरी, सोमेश्वर और बरदर्रा। ठीक है, कहां पर? पाली में। क्या वरदान मांगा? पानी दे दीजिए। तो पाली, देसूरी, सोमेश्वर और बरदर्रा। अब यहां पर आ जाइए, फिर उनके पास पानी आ गया, वो कहां चले गए? अजमेर चले गए। कहां चले गए? अजमेर चले गए। और उन्होंने, असुर तो थे ही ना, तो असुरों ने जो पानी बचा उसको क्या डाल दिया? घाट में डाल दिया, मतलब सुरा घाट, असुरा घाट। तो सुरा घाट कहां पर? अजमेर। और किसके, ये घाट किसका है भाई? असुर से रिलेटेड, वो शिव जी के ही रहेंगे। तो सोमेश्वर को तो याद कर लेंगे पाली में, और शिवपुरी घाट क्या याद कर लेंगे? अजमेर में। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ कनेक्टिविटी बिठा सकते हैं। राजसमंद की ही बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, राजसमंद में कौन कौन से घाट है? चलिए इंपॉर्टेंट बात है, याद कैसे करें, तुरंत याद कैसे करें? यहां पर दिख रहा है क्या? गो दिख रही है, गो मतलब गाय होती है। कमल, कमल मतलब हाथ होते हैं। जीरा, जीरा होता ही है। अब समझिए, राज से राजा को ले लीजिए, राजा ने हाथ में जीरा भर के गो का दान कर दिया। राजा ने हाथ में जीरा भर के, हाथ मतलब कमलों में, हस्त कमल में जीरा भर के गो का दान कर दिया। तो गौरम घाट, कमली घाट और जीरावल की नाल, ये आपके राजसमंद हो गया। चलिए उदयपुर की बात कर लेते हैं। देखिए तुरंत समझेंगे, तुरंत इंस्टेंट अपन निकालेंगे। देबारी, देबारी से क्या हो गया? देबारी दरबार जैसा कुछ सुनाई दे रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है। फुलवारी, फूल सुनाई दे रहे हैं। हाथी दिख रहा है। केवड़ा, केवड़ा क्या होता है? केवड़े का शरबत होता है ना, केवड़े की खुशबू होती है ना। तो आप एक चीज देखिए, आपने कभी बाहुबली या इस तरह की पिक्चर देखी होगी, तो क्या करता है हाथी जो है फुल पुष्प वर्षा करता है ना, तो हाथी क्या करता है? फुलवारी की नाल, फूलों की वर्षा करता है। तो फूल, फूल से फुलवारी की नाल, हाथी, हाथी दर्रा। और क्या करता है? इत्र भी छिड़कता है। इत्र किसका? केवड़े का। और कहां पर? दरबार में। ठीक है, दरबार में। और ये दरबार कहां पर? उदयपुर। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि उदयपुर के दरबार में हाथी, फूल और केवड़े
की जो है वर्षा कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन सबको याद कर सकते हैं। यहाँ पर पाली में देखा तो देशूरी किनाल, सोमेश्वर किनाल, बट दर्रा, अजमेर में देखा सूराघाट, शिवपुरी घाट, राजसमंद में गौरम घाट, कमली घाट, जीरावल किनाल, उसी तरह उदयपुर में देबारी किनाल, फुलवारी किनाल, हाथी दर्रा, केवड़ा किनाल, सिरोही में पीपली दर्रा और बोरांग दर्रा। इस तरीके से दोस्तों आप इंस्टेंट ट्रिक बनाकर भी इन चीजों को तैयार कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर से आपके क्वेश्चन नहीं दिखेंगे आपको। इसके अलावा हम जब क्वेश्चन लेंगे तो आपकी ट्रिक भी लगाएंगे और इनको और भी मैं याद करवा दूंगा। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट के तौर पे ले लीजिए और इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं पूर्वी मैदानी भागों की। पूर्वी मैदानी भाग से पहले हम क्या बात करना चाह रहे हैं, देखिए हमने अब तक पढ़ लिया है ये मरुस्थल, ठीक है। और जो मरुस्थल होता है, मरुस्थल को ही हमने दो भागों में बांटा, डिवाइड किया, और यहां पर एक हो गया शुष्क मरुस्थल, एक हो गया अर्धशुष्क मरुस्थल, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है, इसको मैं ये ले लेता हूं। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि ये आपकी हो गई अरावली की पहाड़ी, क्या हो गई, अरावली की पहाड़ी, ठीक है। और अरावली की पहाड़ी के बाद दोस्तों अब अपन नेक्स्ट लेते हैं, और इसमें हमने क्या पढ़ा है, अरावली की पहाड़ी हो गई। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदान, क्या, पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में आपका ये जो पूरा पार्ट आ जाता है, ये वाला पूरा पार्ट जो है, ये देखिए ये वाला पूरा पार्ट यहां पर कंप्लीट आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद में फिर दक्षिणी पठार वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो दक्षिणी पठार और अन्य पठार का जो पार्ट है सिर्फ वो बचेगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेशों की बात करने जा रहे हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेशों को हम चार भागों में डिवाइड कर रहे हैं। चार भागों में डिवाइड कौन सी कर रहे हैं, एक तो हो रहा है बनास बेसिन, हम ऊपर से लेके चलते हैं। तो देखिए पहले तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो क्या होगा, बाणगंगा बेसिन का। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट है बाणगंगा बेसिन का, ठीक है। कौन सी, बाणगंगा बेसिन। उसके बाद में आपका रहेगा बनास बेसिन। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं ये आपका ये वाला जो पार्ट है ये आपका रहेगा बनास बेसिन। इसको मालखेराड बेसिन भी कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा होता है मध्य बेसिन या फिर छप्पन बेसिन। तो ये वाला जो आपका पार्ट है यहां पर ये मध्य बेसिन या छप्पन बेसिन कहलाएगा। और कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़ होते हुए ये एक लाइन जो है, यहां पर मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। तो ये जो लाइन है दोस्तों, ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी, चंबल बेसिन कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इनको चार भागों में डिवाइड किया गया है। कौन सा, बाणगंगा, बनास बेसिन, मध्य माही बेसिन या छप्पन बेसिन और चंबल बेसिन, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी और अपन डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैदानी भाग अगर मैं बात करूंगा तो मैदानी भागों में इसका प्रारंभ क्या हुआ था, तो इसका प्रारंभ हुआ है प्रारंभिक प्लीस्टोसीन युग में, ठीक है। प्लीस्टोसीन युग में, प्री मतलब प्लीस्टोसीन युग से पहले के टाइम की बात हो रही है। प्लीस्टोसीन युग क्या है, जब धरती ठंडी हो रही थी उससे पहले का जो समय है, जब धरती गर्म थी और एकदम से पूरी चिल्ड होने लगी, ये उसके बीच का समय है। तो प्लीस्टोसीन युग के अंदर किसका निर्माण हुआ है, मैदानी भागों का निर्माण हुआ है, ठीक है। अवशेष की अगर मैं बात करूं तो अवशेष यहां पर पाए गए हैं तैतीस सागर के, ठीक है। किसके अवशेष मिले हैं, तैतीस सागर के मिले हैं। निर्माण क्या हुआ है, नदियों से निर्मित, ये बेसिन जैसे नाम ही बेसिन है, तो बेसिन क्या होते हैं, नदियों के जो आसपास का मैदानी क्षेत्र होता है उसी को हम बेसिन कहते हैं। तो इसका निर्माण जो है वो नदियों से हुआ है। क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 23.3% जो है वो मैदान जो है राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो 23.3% और जनसंख्या यहां पर जो निवास करती है वो आपकी कितनी करती है, 39%। यहां पर आप देखेंगे मैदानी भाग में 23.3% जनसंख्या, जो 23.3% क्षेत्रफल में लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। जबकि अगर हम बात करेंगे मरुस्थल में तो 61.11 में लगभग 40% जनसंख्या जो है वो निवास करती है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है
कि मैदानी भाग में का कितना क्षेत्रफल, 23.3% क्षेत्रफल, राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल कितना है 23.3, और जनसंख्या राजस्थान की कितनी निवास करेगी, 39% जो जनसंख्या है वो यहां पर निवास करेगी। हमने दोस्तों अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ लेते हैं चंबल बेसिन के बारे में। तो चंबल बेसिन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, पहली बात ये कि ये फैली हुई कहां पर है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं चित्तौड़, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, इसके अलावा आपके रहेगा सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, कौन सा, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। देखिए इस बार आपको एक चीज और मैं बता देता हूं कि अगर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा 2024 स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप इस बार तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम कब है 5 अक्टूबर को, तो इस बार बोर्ड इस तरह के क्वेश्चन देने से बचेगा भी कि जहां पर जिलों की बात होगी तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को यहां पर नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी हम आपको एक बार के लिए जानकारी के लिए ये चीज बता दें कि कौन से एरिया को चंबल बेसिन कहते हैं। अगर कुछ नया ऐड होगा या कुछ भी होगा तो हम क्वेश्चनों में ऐड कर देंगे, या फिर टेलीग्राम पे आप जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे इसके नए अपडेट्स भी हम लोग आपको देते रहेंगे। ठीक है, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम देख लेते हैं। तो यहां पर से जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो होता है बीहड़। बीहड़ क्या चीज होती है, ठीक है, तो बीहड़ पे यहां पर देखिए क्वेश्चन बन सकते हैं। बीहड़ क्या होते हैं, नदियों के द्वारा मिट्टी की काट छाट करके कुछ इस तरह का लुक के अंदर बहुत बड़े बड़े खंड बन जाते हैं। ये इतने बड़े बड़े खंड होते हैं कि करीबन 25 से 30 फीट तक के खंड होते हैं ये। और ये बीहड़ के डाकू आपको प्रसिद्ध होंगे, शुरू से आपने सुना होगा कि चंबल के जो डाकू होते थे वो बीहड़ होते थे। और बीहड़ जो सबसे ज्यादा अगर बोलूंगा तो वो कहां पर पाए जाएंगे, धौलपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बीहड़ क्या होते हैं दोस्तों, मिट्टी के बने हुए होते हैं और इसमें छुपने की बहुत जगह होती है। तो अगर बीहड़ों में कोई घुस गया तो उसको कोई पकड़ नहीं पाता था, तो इसीलिए ये बीहड़ वाला पार्ट है ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बीहड़ हो गया चंबल द्वारा निर्मित अवनालिका अपर्दन से कंदरा युक्त भूमि। तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया। स्थानीय नाम इसको हम क्या कहते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, खादर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका जो टोटल सर्वाधिक ये धौलपुर में है। ठीक है, डांग की रानी, पहाड़ियों को इन छोटी छोटी चीजों को हम क्या कहते हैं, डांग भी कहते हैं। और डांग की रानी क्या होगी आपकी, करौली। क्या, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डांग की रानी क्या होती है तो डांग की रानी क्या कहलाएगी, करौली कहलाएगी। इंपॉर्टेंट यहां पर सिर्फ इतना सा है। और डाकू की शरण स्थली की अगर बात करें तो क्या होगी, बीहड़। और बीहड़ सबसे ज्यादा कहां पर होंगे, आपके धौलपुर में। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों अपना जो सेकंड पार्ट है वो आता है माही बेसिन। माही बेसिन का जो मेन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। कौन सा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ये तीन जो है इस जगह पर यहां पर मोस्ट ऑफ ये पाया जाता है। ठीक है, छप्पन का मैदान, देखिए माही बेसिन को हम क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान भी कहते हैं। तो यहां पर 56 छोटे छोटे गांव यहां पर पाए जाते हैं और उसके पास के मैदानों को, तो 56 गांव होने की वजह से यहां पर इसको जो कहते हैं वो 56 का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, 56 का मैदान। और ये कहां पर होता है 56 का मैदान, अगर मैं बात करूंगा, अगर क्वेश्चन आता है तो ये होगा दोस्तों बांसवाड़ा। ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना कि 56 का मैदान कहां पर पाया जाएगा, वो बांसवाड़ा में पाया जाएगा। ठीक है, तो आपका ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है 56 का मैदान। आप देखिए कांठल प्रदेश, कांठल प्रदेश प्रतापगढ़। क्या, कांठल प्रदेश किस जगह पे होगा, प्रतापगढ़। क्वेश्चन बन सकता है कि कांठल प्रदेश कहां पर पाया जाएगा, तो माही बेसिन में, प्रतापगढ़ में कांठल प्रदेश पाया जाता है। और लास्ट जिसको हम कहते हैं वागड़, क्या कहते हैं, वागड़ प्रदेश। और वागड़ प्रदेश दोस्तों ये कौन सी जगह पे होंगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा,
तो ये आप याद करें, वांगड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कांठल, प्रतापगढ़, छप्पन का मैदान, ठीक है। तो छप्पन का मैदान बांसवाड़ा, ये चीज आप याद कर लेना। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में क्या है, माही बेसिन है। इससे रिलेटेड जो आप मोस्ट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं अपन, अब बनास बेसिन पे अपन काम करेंगे। बनास बेसिन, इसको मालखेराड़ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मालखेराड़ भी कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है पिडमांट का मैदान, पिडमांट का मैदान, ठीक है। पिडमांट का मैदान बनास नदी द्वारा राजसमंद में निर्मित मैदान होता है। क्या, बनास नदी के द्वारा राजसमंद में जो मैदान बनाया गया है उसको पिडमांट का मैदान जो है वो कहते हैं, पिडमांट का मैदान। और ये कहां पर है, राजसमंद में। किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों, बनास नदी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो एक तो पिडमांट का मैदान पूछा जाता है, एक आ जाता है मेवाड़ का मैदान। कौन सा मैदान आएगा, मेवाड़ का मैदान। और मेवाड़ के मैदान में क्या होगा, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद। क्या, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद जो इलाका है वो आपके किस में आ जाएगा। तो इस वाले में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बाणगंगा बेसिन बस आपको याद होना चाहिए कि ये किसका पार्ट है, तो ये अपने पूर्वी मैदान का पार्ट है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपका इसमें क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के पठार, दक्षिणी पूर्वी पठारों के बारे में हम और ज्यादा यहां पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पठार क्या होते हैं। क्या, पठार क्या होते हैं, देखिए पत्थर के ही बने होते हैं। ये इस तरीके से जो शंकु आकार की होती है, ये तो आपकी क्या हो जाती है दोस्तों, पहाड़ी हो जाती है। लेकिन जब पठारों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो क्या होता है, पठार धरातल से ऊंचे उठे हुए होते हैं, पर्वत की तरह ही होते हैं, लेकिन ऊपर से ये समतल होते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं पत्थर की तरह ही उठे हुए हैं, पहाड़ की तरह उठे हुए हैं, लेकिन शंकु होने की जगह शंकु हट गया, ये पूरा धरातल है। तो ये जो धरातल पार्ट आता है मतलब फ्लैट हो जाता है, ये ऊपर से पहाड़ नुमा नहीं होता, ये ऊपर से फ्लैट होता है। और ये ऐसी ही प्लेट्स कहलाती है पठार, ठीक है। पठार ऑलमोस्ट पत्थर की होती है जो पूरी ठोस तरीके से पाई जाती है। पठार देखिए ऑलमोस्ट जो होती है वो नीचे वाले एरियो के अंदर यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। पठार जो है उदयपुर की तरफ, आबू की तरफ, ये जो सिरोही से लेकर अरावली की भी कई पर्वतमालाओं के अंदर पठार जो है वो ऐड होते हैं। तो हम अब जो दक्षिणी पूर्वी प्रदेशों के बारे में बात कर रहे हैं, और दक्षिणी प्रदेश के साथ ही जब पठार का मैंने इसमें आपको एक पूरा एड ऑन कर लिया है, हमने अरावली के साथ उसको ऐड नहीं किया है, जबकि पठारों को मैंने अलग कर लिया है, ठीक है। तो यहां पर अब राजस्थान के जो पठार हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम वर्गीकरण पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि क्रेटेशियस युग, क्रीटेशियस युग में, तो ये पहली बात तो ये लिखेंगे हम, ये कौन से युग के, क्रीटेशियस युग, ठीक है। तो ये क्रीटेशियस युग में, ये युग क्या था, डायनासोरों, जो डायनासोर थे उनकी यहां पर समाप्ति हो चुकी थी, और शार्क, मत्स्य जैसे जीवों की यहां पर उत्पत्ति होना प्रारंभ हो गया था। तो इस युग को हम क्या कहते हैं, क्रीटेशियस युग कहते हैं, ठीक है। इस टाइम पे राजस्थान में जो पठार थे वो बनना शुरू हुए थे। अवशेष की अगर अब मैं बात करूंगा तो गोंडवाना लैंड, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में आपको मैंने बताया था, जो पेंजिया के पार्ट हुआ करते थे, ठीक है, पैंथालासा एंड पेंजिया और अंगारा लैंड एंड गोंडवाना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। तो ये अब जो पार्ट आ रहा है वो किसका है, गोंडवाना का पार्ट है। क्षेत्रफल की दोस्तों बात कर लेता हूं तो 6.89 कई बुकों में 29 मिलेगा और कई बुकों में आपको 89 मिलेगा। तो 6.89% पे जो राजस्थान के पठार हैं उनका क्षेत्रफल फैला हुआ है, जिसमें जनसंख्या आपकी लगभग 11% जो है वो यहां पर निवास करती है। कितनी परसेंट निवास करती है, 11%। और बारिश की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बारिश यहां पर सबसे ज्यादा पाई जाएगी, लगभग अगर मैं बात करूं तो 80 से 120 सेंटीमीटर की बारिश यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है।
तो इन जगहों पे कितनी मिल जाती है, 80 से 120 के आसपास सेंटीमीटर के आसपास आपको बारिश जो है वो यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब चलिए दक्षिण पूर्वी पठारों में ही हम और चीजें देख लेते हैं। लगभग इसकी जो देखिए ऊंचाई होती है, जो इसकी ऊंचाई जो रहती है वो 500 मीटर तक रहती है। कितनी रहती है, 500 मीटर। ठीक है, सामान्य ढाल की बात करें, मतलब ढलान क्षेत्र जो है वो रहेगा दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर मतलब आपका साउथ ये हो गया, उत्तर नॉर्थ आपका ये हो गया, और पूर्व ईस्टर्न आपका ये हो गया। तो आपका जो ढलान क्षेत्र है वो आपका कुछ इस प्रकार से यहां पर रहने वाला है। ठीक है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है किसकी, अपने दक्षिणी पूर्वी पठार में जो सबसे ऊंचा पार्ट है वो है चांदखेड़ी। ठीक है, चांदखेड़ी, और चांदखेड़ी की जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 517 मीटर, और ये कहां पर है, झालावाड़ में। कहां पर है, झालावाड़ में। ठीक है, चलिए अब ये वाला पार्ट हो गया अपना, जो मेन चीजें पूछी जाती हैं। अब दोस्तों हम यहां पर ले लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पठार के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब पहला पठार हम ले लेते हैं यहां पर उड़िया का पठार। कौन सा, उड़िया का पठार 1360 मीटर के साथ में, और ये कहां पर स्थित होगा, सिरोही में। इस चीज को याद कर लीजिए 1360 मीटर, क्योंकि यह सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, मैंने जो आपको 500 मीटर जो ऊंचाई बताई थी वो एक एवरेज ऊंचाई है, जो मैंने आपको अरावली में भी जिस तरीके से बताई थी। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहां पर उड़िया का पठार कितना ऊंचा है, 1360 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो यहां से आप क्लियर करेंगे उड़िया का पठार, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा प्रथम नंबर का पठार है। और कहां पर पाया जाता है, ये सिरोही के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है दोस्तों, गुरु शिखर के जस्ट नीचे। कहां पर, गुरु शिखर के जस्ट नीचे ये स्थित है। और एक चीज और आपको मैं ये भी बता देता हूं कि गुरु शिखर को हम संतों का शिखर भी कहते हैं। ठीक है, संतों का शिखर भी कहते हैं, और हिंदू आल्पस भी कहा जाता है इसको। तो ये भी आप याद करेंगे। और गुरु शिखर के जस्ट नीचे ये पठार बना हुआ है। गुरु शिखर की जो चोटी है उसके जस्ट नीचे ये क्या बना हुआ है, ये पठार बना हुआ है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों भोराट का पठार। ठीक है, तो भोराट का पठार देखिए दोस्तों, यहां पर आप ये जो सिरोही और उदयपुर की जो सीमा है उस पे आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो भोराट का पठार उदयपुर गोगुंदा जिले से राजसमंद के कुंभलगढ़ जिले तक। ठीक है, भोराट का पठार कहां, राजसमंद के कुंभलगढ़। ये देखिए यहां पर आप ये जो भोराट का पठार है, ये सॉरी इस जगह पे आप देखिए ये उदयपुर और राजसमंद की सीमा के बीच में, ये उदयपुर वाला पार्ट है, ये राजसमंद वाला पार्ट है। तो यहां पर ये जो पठार आप देख पा रहे हैं ये कौन सा है, भोराट का पठार है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, तो दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पठार है भोराट का पठार। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के जल विभाजक का कार्य भी करता है। भोराट का पठार है, इसी की वजह से बनास नदी आपने देखी होगी कि यहां से बहने वाली कुछ नदियां तो कहां जाती है, आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। ये अगर भारत है तो बंगाल की खाड़ी आपकी ये वाली है दोस्तों, और ये वाला आपका अरब सागर का पार्ट है। ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर का पार्ट है। तो राजसमंद से ही कुछ नदियां निकलती हैं जो कहां पे चली जाती है, अरब सागर में चली जाती है, और कुछ नदियां निकल जाती हैं आपकी बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, तो यहां पर अगर पूछा जाए कि किसकी वजह से ये राजसमंद से निकलने वाली जो नदियां हैं वो जल विभाजक का कार्य करती है, तो आप यहां पर करेंगे भोराट का पठार। ठीक है, भोराट का पठार काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद अपन देख लेते हैं आबू का पठार। ठीक है, आबू का पठार, और आबू का पठार क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला उड़िया का पठार, दूसरा भोराट का पठार, और तीसरा आबू का पठार। ये तीसरे नंबर का सबसे ऊंचा पठार है, और इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों वो 1200 मीटर है। लेकिन आपको याद रखना है पहला उड़िया का पठार 1360 मीटर,
ये स्पेशल याद कर लेना, क्वेश्चन आए हुए हैं और इस बार पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरे पे भोराट पठार है और तीसरे पे आबू का पठार है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर सिरोही इसी पर बसा हुआ है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर क्वेश्चन बन सकता है, और वो कौन सा होगा? सिरोही। और सिरोही में ही आबू पठार पर ही सिरोही जो है वो दोस्तों एक्चुअली बसा हुआ है। ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहीं पर टॉड रॉक, टॉड रॉक के बारे में देखिए मैं बता देता हूं। नक्की झील जो है, और इस टॉड रॉक एक मेंढक की आकृति के समान, कि मेंढक पानी में कूद रहा है, इस तरह की आकृति के समान एक बहुत बड़ी शिला नक्की झील पे रखी हुई है। और उस नक्की झील पे जो ये शिला रखी हुई है, इसको कर्नल जेम्स टॉड के नाम पर रॉक टॉड नाम दिया गया है। तो इसके बारे में, तो ये रॉक टॉड कहां पर पाई जाती है? ये आपके जो आबू का पठार है, तो यहीं पे रॉक टॉड भी स्थित है, और नक्की झील जो है वो यहां पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं मैसा के पठार की। तो मैसा का पठार कहां पर आता है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर आ रहा है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, मैसा के पठार में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 620 मीटर ऊंचा है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर बनता है कि मैसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। किसका? चित्तौड़गढ़ किला। ये यहां का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर यहां पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिरोही किस पे बना है? आबू पठार पे। और चित्तौड़गढ़ किला किस पे बना है? मैसा पठार पे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लसाड़िया का पठार। ठीक है, तो क्या होगा? लसाड़िया का पठार जो कि कहां पर है? उदयपुर में स्थित है। यहां पर आप देख पा रहे हैं लसाड़िया का पठार। ठीक है, लसाड़िया का पठार में यहां पर याद करेंगे सलुम्बर जिले की जयसमंद झील। देखिए इंपॉर्टेंट बात, नए अपडेट के अनुसार सलुम्बर जिला बन चुका है, और अब तक जो जयसमंद झील है वो कहां पर आती थी? उदयपुर में आती थी। लेकिन अब जो ये झील है वो अब कहां पे काउंट होगी? वो सलुम्बर के अंदर आएगी। ठीक है, तो लसाड़िया का पठार जो है सलुम्बर जिले की जयसमंद झील के पूर्वी भाग में पहले कटे पिटे विच्छेदित पठार को लसाड़िया का पठार कहते हैं। ठीक है, तो जयसमंद झील के आसपास का जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आएगा? लसाड़िया में आएगा। और ये किस में आएगा? अब इंक्लूड होगा, उदयपुर में नहीं, अब ये सलुम्बर के अंदर आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इस बार क्वेश्चन अपडेट हो सकता है इस चीज से रिलेटेड। ऊपर माल का पठार। ठीक है, ऊपर माल का पठार पे अब बात कर रहे हैं। तो ऊपर माल का पठार जो है वो आप देखिए घोड़े की नाल जैसी आकृति इस जगह पर चित्तौड़ की है। चित्तौड़ एक बार ऐसा, ये चित्तौड़ ऐसा जिला है, चित्तौड़ और अजमेर जो है ये एक बार अपनी सीमा को खत्म करके वापस सीमा बनाते हैं। ठीक है, एक बार सीमा खत्म करके वापस सीमा बनाते हैं। कौन? देखिए यहां से आप देख रहे हैं अजमेर ने ये बना ली, और फिर ये भी अजमेर का ही पार्ट है। और उसी तरीके से चित्तौड़ यहां पर ये खत्म हो गया, और फिर अलग से चित्तौड़ निकल कर आया है। तो यही चीज होती है कि चित्तौड़ का जो दूसरा पार्ट है, घोड़े की नाल के बराबर का पार्ट जो है, जो लुकिंग में है, उस चित्तौड़गढ़ में ये ऊपर माल का पठार जो है वो स्थित है। बैसोरगढ़ भीलवाड़ा के बिजोलिया तक पठारी बाग रियासत काल में ऊपर माल के नाम से जाना जाता था। तो ये भी आप याद कर सकते हैं चित्तौड़ में। और इसमें इतना ही पूछा जा सकता है कि ऊपर माल का पठार कहां पर स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्रास्का और काकनबाड़ी का पठार। ठीक है, क्रास्का और काकनबाड़ी का पठार ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी करिए। क्रास्का और काकनवाड़ी का जो पठार है वो कहां पर है दोस्तों? अलवर में। और अलवर में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो सरिस्का जो है उसके अंदर, सरिस्का के अंदर आपका काकनवाड़ी पठार और आपका दूसरा ये क्रास्का पठार जो है वो दोनों ही इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है क्रास्का का पठार या काकनवाड़ी का पठार, ये सरिस्का अभ्यारण्य में या सरिस्का अभ्यारण्य इस पर स्थित है, ये आप दे सकते हैं। ठीक है, भोमट का पठार की बात कर रहे हैं। ठीक है, भोमट का पठार, तो ये भोमट का पठार आप यहां पर देख रहे हैं। भोमट का पठार जो कि आप सिरोही और अपने उदयपुर की जो सीमा है उस पे लगता हुआ है। तो यहां पर भी देखिए दक्षिणी उदयपुर, उत्तरी डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, इसमें डूंगरपुर भी आ रहा है, उदयपुर भी आ रहा है और सिरोही भी आ रहा है, में स्थित पठार को भोमट का पठार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? आपकी तीनों जगह आ रही है, और वो कौन कौन सी आ रही है?
गोमट के पठार में डूंगरपुर आ रहा है, उदयपुर आ रहा है, चित्तौड़गढ़ आ रहा है, ठीक है, ये तीनों ही चीजें आ रही है। और लास्ट आ रहा है मानदेसरा का पठार, ठीक है, कौन सा, मानदेसरा का पठार। तो मानदेसरा का पठार जो है वो यहां पर आप देख रहे हैं, ये मानदेसरा का पठार है जो कि कहां पर स्थित है, चित्तौड़ में स्थित है, ठीक है, चित्तौड़ में। और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, कौन सा वाला, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य इसी पठार पर स्थित है। तो मानदेसर पठार ये आ जाता है। अभ्यारण्य की नजर से अगर मैं बात करूंगा तो भैंसरोडगढ़, ठीक है, तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहां पर स्थित होगा, मानदेसरा पठार पे, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, बीजासन का पठार जो है वो कहां पर स्थित होगा, बीजासन का पठार आपका भीलवाड़ा के अंदर। हाड़ौती का जो पठार है, हाड़ौती का पठार पूरे जो बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में, बारा में फैला हुआ और सबसे बड़ा, इसको हम मालवा का पठार भी बोलते हैं। और देखिए ये जो पठार है दोस्तों, ये पठार आपके दो पर्वत श्रेणियों के बीच में पाया जाता है, दो पर्वत श्रेणियों के बीच में पाया जाता है। और वो कौन सी पर्वत श्रेणी है, यहां से आप देखते हैं कि सिरोही से जो यह निकलती है, ये तो निकलती है आपकी अरावली, और यहां पर आपके पाई जाती है कौन सी, विंध्याचल की पर्वतमालाएं, कहां पर, मध्य प्रदेश में। तो विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित पठार जो है वो कौन सा पठार है, हाड़ौती का पठार कहलाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। चलिए, हाड़ौती का पठार, इसी को हम क्या बोलते हैं, लावा का पठार भी कहते हैं। हाड़ौती का पठार हो गया या लावा का पठार हो गया, और ये कहां पर, अरावली और विंध्याचल के बीच में स्थित है, ठीक है। इसकी मिट्टी का मेन जो रंग होगा वो क्या होगा, अब सिर्फ हम बात कर रहे हैं हाड़ौती के पठार, लावा के पठार पे। लावा मतलब क्या होता है, गर्म चीज, गर्म चीज ठंडी होगी, क्या बनेगी, काली। तो मिट्टी कौन सी होगी इसमें, काली होगी, ठीक है। मालवा के पठार जो है ये हमने जगह देख ही ली है, बालू का पत्थर की, ठीक है, बेसाल्टिक चट्टाने होके इसमें कुल क्षेत्रफल, अब देखिए लावा पठार का कुल क्षेत्रफल 6.89% है। कितना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, लावा का पठार में 6.89% जो है वो आपका और हिस्सा जो है वो रखते हैं, मेनली यहीं पे जो लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो ये अपना एक काम हुआ। और यहां से अब कुछ और छोटी छोटी मगर मोटी बातें यहां भी जाने। महान सीमा भ्रंश की बात अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो महान सीमा भ्रंश क्या है वो देख लीजिए। आप यहां पर देख रहे हैं कि राजस्थान में ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये क्या है, अरावली है। और यहां पर जो आप देख रहे हैं ये कौन सी है, ये विंध्याचल है। नीचे आप सतपुड़ा की पहाड़ी देख पा रहे हैं। तो अभी इसको तो रहने दीजिए, आप बात करिए विंध्याचल पे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान। जब हम इंडिया पढ़ेंगे तो हम ये पूरी डिटेल से सारी पहाड़ियों को पढ़ेंगे। तो आप यहां पर जो देख पा रहे हैं कि दिल्ली से लेकर, गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली फैली हुई है, और गुजरात से लेकर आगे तक आपकी पूरा एमपी को क्रॉस करते हुए क्या है, विंध्याचल है। और इन दोनों के बीच में जो महान, इसको हम क्या कहते हैं, महान भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इन दोनों के बीच की जगह को हम क्या कहेंगे, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमा भ्रंश। ये आप जो देख रहे हैं ये वाली लाइन जो है ये महान सीमा भ्रंश कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, महान सीमा भ्रंश कहलाती है। इसका विस्तार मेनली जो होता है वो चित्तौड़, सवाई माधोपुर, बूंदी, इस वाले एरिया में ज्यादा है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी ऐसा जिला है जहां पर अरावली और विंध्याचल की दोनों पहाड़ियां आपस में मिलती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो सवाई माधोपुर एक ऐसा मात्र जिला है जहां पर अरावली और विंध्याचल की, अब आप देखेंगे सर ये इसके बीच में तो इतना बड़ा गैप है, भाई गैप नहीं है। कभी कभी देखिए बात क्या होती है, पहाड़ियां हैं तो छोटी छोटी पहाड़ियां इधर उधर भी होती हैं, तो वो उसका पार्ट है। अब जैसे अगर अपन एक छोटी सी बात करें, आपके लिए बड़ी आश्चर्यजनक बात होगी कि अगर ये एक मान लीजिए भारत का मैप, मैंने अगर इस तरह का कोई भारत का मैप मैंने ये बनाया, तो आपको भी पता है कि जो ऊपर का जो एरिया है यहां पर हिमालय पाया जाता है। लेकिन हिमालय आपको पता होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग हमारे बंगाल की खाड़ी के नीचे होते हैं। अब दोस्तों यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये किसका पार्ट है, दोस्तों ये पार्ट हिमालय का ही है, क्योंकि हिमालय की श्रेणियां वो इस तरीके से चलती हुई आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को, आधे से ज्यादा लोगों को ये बात पता नहीं होगी
कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि हमारे बिल्कुल नीचे की तरफ भारत के कॉर्नर में देखी जाती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक्चुअली पार्ट किसका है, तो ये हिमालय पर्वतमाला का पार्ट होता है। तो उसी प्रकार छोटी मोटी पहाड़ियां आपके ओर होती है, तो सवाई माधोपुर एक ऐसा जिला हो गया जहां पर दोनों पहाड़ियां आपस में क्या कर रही है, मिल रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर फैक्ट्स ले लेते हैं। देखिए तो यहां की जब अपन बात कर रहे हैं तो कुछ बात कर लेते हैं बूंदी की पहाड़ियों की। देखिए बूंदी की पहाड़ियां जो है वो ऑलमोस्ट अर्धचंद्राकार के रूप में होगी। क्या होगी, क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स आपके ऐड करवा रहा हूं। बूंदी की जो पहाड़ियां है वो अर्धचंद्राकार रूप में होगी, ठीक है। और यहां की जो सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है उसका नाम होगा संतूर, और ये कहां पर होगी दोस्तों, बूंदी में, ठीक है। बूंदी में संतूर चोटी है जो कि सबसे बड़ी चोटी है, लगभग 353 मीटर की। किसकी है, 353 मीटर की, ठीक है। और बूंदी जिले में अगर दर्रे की बात करूं तो यहां पर दो दर्रे पाए जाते हैं, एक लाखेरी दर्रा कहलाता है और एक रामगढ़ दर्रा कहलाता है। लाखेरी दर्रा और रामगढ़, रामगढ़ वन्यजीव विषधारी अभ्यारण्य जो है वो कहां पर है, बूंदी में ही है। तो रामगढ़ दर्रा भी कहां पर है, बूंदी में है। लाखेरी कहां पर है, बूंदी में। तो लाखेरी और रामगढ़ दर्रा ये कहां पर आएंगे, बूंदी के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा एक आ जाता है गंधार उच्च भूमि से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि गंधार उच्च भूमि कहां पर स्थित है। उच्च भूमि को ऑलमोस्ट जो है वो पठार के रूप में ही लिया जाता है, ठीक है। नागौरी उच्च भूमि भी हमने वहां देखी थी। तो देखिए इस चीज को आप लीजिए कि गंधार उच्च भूमि जो है वो कहां पर होगी, तो वो इसका विस्तार होगा झालावाड़ के अंदर। कहां पर होगा, झालावाड़ में। अब आप देखेंगे ये झालावाड़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों बताया गया, गंधार उच्च भूमि का क्वेश्चन क्यों दिया जाता है, क्योंकि यहां पर इसके ऊपर जो गागरोन का किला है दोस्तों वो स्थित है। किसका किला, गागरोन का किला, ठीक है। तो झालावाड़ में गागरोन का किला किस पर स्थित है, गंधार उच्च भूमि पर स्थित है। ये आप यहां पर इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपका जो पार्ट है राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है वो यहां पर लगभग कंप्लीट होते हैं। अब जो भी छोटे बड़े क्वेश्चंस होंगे वो हम आने वाले टाइम पे जो आपके क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे उसमें हम इसको पूरा लेते हुए चलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। और भी इस तरह की रोचक जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों फिर कहूंगा स्टेनोग्राफी की तैयारी जरूर रेगुलर चालू रखें, प्री की तैयारी ओवरऑल मैं आपको करा दूंगा। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो पूरी तरह से आपके जो कंसेप्ट हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में डाल देना। एक बार के लिए पूरा सेशन हम लोग एक लाइव ले लेंगे जिसमें अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो वो भी हम आपके यहां पर पूरे कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।